त्रिपाठी सर नमस्कार। नमस्कार गोयल सर, नमस्कार त्रिपाठी जी, मैं भी आ गया हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार पाठक। नमस्कार पाठक, नमस्कार। त्रिपाठी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार त्रिपाठी। नमस्कार प्रदीप भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार त्रिपाठी सर, नमस्कार सर। कैसे हैं सर? अच्छे हैं सर, अच्छे एकदम सर। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। So I think now 11, we are exactly at 11:30, and as the other presence of the gathering and the experts, we cannot control ourselves, and we should start our proceeding immediately, so that many persons who are connected with this, with us, with the Google Meet and the YouTube, they are very eager to listen the experts. So without any delay, we should start our proceedings for today. ओके सर। नमस्कार, मैं संकल्प परवार और मेरी मित्र अनुष्का गुप्ता DTU प्रथम वर्ष के छात्र हैं और हम यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं, आपके परिवार, रिश्तेदार और मित्र सभी सकुशल हैं। जब पूरे विश्व में कोरोना का कहर है, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में जुड़े रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए ऑनलाइन मंच ने हमें एक नया मूड प्रदान किया है। इस चुनौतीपूर्ण समय में सेंटर फॉर एक्सटेंशन एंड फील्ड आउटरीच DTU ने हमें उन्नत भारत अभियान UBA के तहत प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स विद डेमोन्स्ट्रेशन पर वेबिनार आयोजित करने का अवसर प्रदान किया है। आगे बढ़ने से सेंटर फॉर एक्सटेंशन एंड फील्ड आउटरीच के बारे में जान लेते हैं। सेंटर फॉर एक्सटेंशन एंड फील्ड आउटरीच की स्थापना 2018 में की गई थी ताकि यूनिवर्सिटी अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त समाज की बुनियादी चुनौतियों और उनके समाधान को अच्छे ढंग से समझ और जान सके। इससे पहले सेंटर ने समाज के अलग अलग वर्गों के लिए कार्य किए हैं, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय कार्य लैब ऑन व्हील्स और एक्सप्लोरिंग इंजीनियरिंग है। आगे बढ़ते हुए हम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, UBA DTU के कोऑर्डिनेटर और सेंटर फॉर एक्सटेंशन एंड फील्ड आउटरीच के एसोसिएट डीन AK श्रीवास्तव सर को इस वेबिनार की प्रस्तावना के लिए बुलाते हैं। सर आप म्यूट पे हैं। धन्यवाद संकल्प, धन्यवाद अनुष्का। सर्वप्रथम सबको नमस्कार, प्रणाम। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और कोरोना के प्रोटोकॉल को पूरी अच्छी तरह से फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि कोरोना अभी भी नहीं गया है, वो अभी भी हम लोगों का पीछा कर रहा है और उनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें। प्रोफेसर PK मिश्रा, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ झारखंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर RS मिश्रा, डीन आउटरीच एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज, श्री गौरव सिंह। हाँ नमस्कार, किसान जी क्या हाल है? श्री गौरव सिंह, CEO and Director of Eliving Solutions Private Limited, Dr. PK Goyal, Department of Civil Engineering, OPI UBA and Departmental Coordinator of Outreach and Extension Activities, Deans, HOD, faculty, staff and students of DTU, participants from different universities and institutes across the country, participants from village adopted by DTU, participants from society at large from different parts of the country, Sri OP Gaur, Dean Outreach and Extension Office, President of SKI, Sri Harshit Sharma, student volunteers of SKI and different society of DTU, ladies and gentlemen, good morning, pranam to everybody.
I welcome all in this national webinar on principles and working of oxygen concentrator with demonstrations. We are very fortunate to have Professor P.K. Misra, Honorable Vice Chancellor of Jharkhand Technological University and Professor of Chemical Engineering at IIT BHU Varanasi. From his busy schedule, he has taken out the time and he has given us the time so that we will be enlightened with his view. And Sri Gaurav Singh, CEO and Director of Eliving Solutions Private Limited, he is going to demonstrate that how this oxygen concentrator works. So DTU is known for its excellent academic research activities throughout the world, and now university is strengthening his third pillar of education system, third pillar of university education system, that is commitment towards the society. And as Sankalp and Anushka has said you that what are the activities we are doing under the guidance of very dynamic young and energetic Vice Chancellor of DTU, that is Professor Yogesh Singh. He could not join today's meeting because of some urgent work or urgent schedule. Professor R.S. Misra, I cannot say young, but by heart he is young. By heart, by action, he is young. He is younger than us. Under his dynamic vision, under his leadership, we are working and we are trying to connect with the different parts of the society of which is nearby of DTU. तो अब हम लोग क्या है, हम लोग अब थर्ड पिलर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, सर्विसेज को, और सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने के दरमियान हम लोग काफी कनेक्ट कर रहे हैं अपने सोसाइटी के लोगों से, अपने हमारे आस पड़ोस में जो गांव है उससे, और हमने जो 5 विलेज अडॉप्ट किया है उसके लिए, और जो भी हमारा कार्यक्रम है वो सिर्फ 5 विलेज में के लिए सीमित नहीं है, हम उससे आगे भी करते हैं। और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने इस कोरोना टाइम में एक वेबिनार सा शुरू किया है, जहां से हेल्थ से एवरी संडे वी आर डूइंग रिलेटेड टू द हेल्थ, क्योंकि ये कोरोना जो है अभी हमें सीरियसली, क्योंकि ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ झारखंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो हियर, तो मैं एक बात इस मंच से ये रखना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा समय आ गया है जिस समय हमें सीरियसली इस बात पे सोचना है कि क्या अपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में, क्या अपने इंस्टीट्यूट एजुकेशन सिस्टम में कुछ हमें ऐसी चीज डालनी चाहिए जो अत्यंत जरूरी चीज है। जैसे इस समय देखा गया कि भाई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से या ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन कैसे मेजर करते हैं। आपके पास ऑक्सीमीटर है, आपके पास पेशेंट है, उसको मेजर करने वाला कोई नहीं है, हमें पता नहीं है कैसे मेजर किया जाता है। ब्लड प्रेशर कैसे लेते हैं हमें नहीं पता, हमारे पास ब्लड प्रेशर मीटर भी है, पेशेंट भी है, पेशेंट इज डाइंग, वो करा रहा है, हमारे पास रिसोर्सेस है, लेकिन जो एक टेक्नीशियन, जो टेक्निकल पर्सन जो इस काम को कर सकता है वो नहीं है। हमारे पास दवा है, इंजेक्शन है, सिरिंज है, लेकिन उसको देने वाला नहीं है, क्योंकि इस पेंडेमिक में क्या हुआ कि हमारे पास जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रिसोर्सेज की बहुत कमी आ गई। तो क्या हम अपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम्स में, क्या अपने एजुकेशनल एजुकेशन सिस्टम में कुछ इस तरह की चीजें रख सकते हैं क्या कि कुछ चीजें वी विल मेक कंपल्सरी दैट आवर एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू नो दैट, सो दैट अगर कोई ऐसी आपदा आए तो हम खड़े हो पाए और हम एक दूसरे का हेल्प कर पाए। क्योंकि इस कोरोना पीरियड में ये हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर बार बार कहते हैं कि आज वो है नहीं, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनके विषय में उनका कहना है कि कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ गुजरात होते थे, वो कहते थे कि उनमें करुणा की कमी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनमें करुणा की कमी है, मतलब वो दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते। तो ये कमी जो है हमें कम करना पड़ेगा। हमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज में जाकर समाज के साथ मिल करके, और समाज में जो लोग पढ़े लिखे नहीं, जो मुझे समझ में आ रहा है कि पढ़े लिखे नहीं है, वो भी बहुत होशियार है, उनको भी बहुत चीजों की जानकारी है, तो उनसे एक कनेक्ट बनाना, जो काम डीटीयू ने शुरू किया है, और धीरे धीरे हम लोग इस लोगों को बहुत लार्जर लेवल पे लेके जा रहे हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी में मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं, जहाँ पे हमारे डीटीयू के स्टूडेंट जाकर के स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और वो वहाँ से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके आ रहा है। हम लोगों ने लेबोरेटरी ऑन व्हील शुरू किया है, जहाँ पे हमारा मोटो है कि शिक्षा आपके द्वार, आप अगर शिक्षा तक नहीं आ सकते तो शिक्षा आपके पास पहुंच जाएगा, एंड वी विल बी ट्रेनिंग द स्टूडेंट, उससे कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। तो अच्छे समाज, अच्छा राज्य, अच्छा राष्ट्र की कल्पना आप तभी कर सकते हैं कि जब सब लोग एक जैसे हों, सब लोग पढ़े लिखे हों, सब लोग समझदार हों। तो इन सब विषयों पे हमें सोचना है, हम लोग सोचेंगे, और ये कार्यक्रम आज एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पे हो रहा है। इसके साथ मैं अपने को पूर्ण विराम देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 7 मिनट का ही टाइम दिया गया था ऑर्गेनाइजर के द्वारा, और मैंने शायद 7 मिनट का टाइम एक्सीड कर दिया है।
सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर पीके मिश्रा और गौरव जी को बहुत विशेष रूप से धन्यवाद कि वो अपना समय निकाले और हम लोगों को आज इनलाइटन करेंगे। और मैं बताऊँ, मैं एक आधे सेकंड का समय लूंगा, और वो ये कि हम हमारे पास कोरोना है, क्योंकि जब इस तरह का प्रॉब्लम डेवलप हुआ, कोरोना इस तरह से फैल गया, तो हमारे स्टूडेंट्स ने आगे बढ़ करके बहुत कुछ किया अपने समाज के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए। और कई बार हम लोगों ने उनको नहीं कहा, वो खुद आकर के हमें बता के गए कि सर हम इस तरह का काम और इस तरह की एक्टिविटी इस समय में कर सकते हैं। तो सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की सोच रखने के लिए, और सभी का धन्यवाद। अब आगे का कार्यक्रम संकल्प और अनुष्का लेकर के चलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। सर, अपने विचारों को सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। हम आपके शब्दों के बहुत उपयोगी थे। इसके साथ हम आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आर.एस. मिश्रा, डीन, सेंटर फॉर एक्सटेंशन एंड फील्ड आउटरीच DTU से निवेदन करते हैं कि वह इस अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करें और उनका मार्गदर्शन करें। मनुष्य के शरीर में रोगों की उत्पत्ति का बीज कारण आयुर्वेद के हिसाब से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, निंदा करना, घृणा करना, ईर्ष्या, आसक्ति, राग एवं द्वेष जैसे असात्विक विचार होते हैं। इन्हीं असात्विक विचारों से मन दूषित होता है और संक्रमण के लिए भूमि तैयार होती है। जब वातावरण से उसी फ्रिक्वेंसी का जीवाणु, रोगाणु और विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, जिस आवृत्ति की पृष्ठभूमि मनुष्य का मन बना चुका होता है। आकाश में तैरते हुए ये जीवाणु परमात्मा द्वारा स्थापित गुप्तचर हैं, जो निरंतर चौकन्ने रहकर यह निरीक्षण करते हैं कौन सा व्यक्ति कब कोई पाप कर्म करे और उसे दंडित करने के लिए उसके शरीर में प्रवेश कर जाएं। ये सारा कार्य कर्म दंड विधान के अंतर्गत प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत आता है, जो अटल एवं शाश्वत है। भारतीय मनीषियों ने अपने सूक्ष्म अध्ययनों के आधार पर खोज करके ये नियम बनाए थे। अतः मनुष्य को अपने कल्याण के लिए 10 नकारात्मक विचारों 10 सिर वाले रावण से सदैव बचकर रहना चाहिए, नहीं तो इससे पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करते हुए अनेक रोगों को भोगना पड़ेगा। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है। भारतवर्ष में भी कोरोना से निपटने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार लॉकडाउन के अलावा लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर अधिक जोर दे रही है। इस कड़ी में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने आयुष 64 औषधि तैयार की थी, जो हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था। आयुष क्वाथ, जो चूर्ण और गोली के रूप में उपलब्ध है, उसे बताया है। इस औषध काढ़े में तुलसी, सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च का मिश्रण है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके निर्माण के लिए कहा है। आयुष मंत्रालय के अनुसार दवा की कंपनियों ने 3 प्रकार के फार्मूले सुझाए हैं, जिसमें आयुर्वेद के लिए आयुष काढ़ा, सिद्ध के लिए कुडीनी और यूनानी के लिए आयुष जोशांदा के निर्माण पर सुझाव दिया है। इन सभी में तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च पाई जाती है। आयुष क्वाथ जो 4 औषधियों से मिलकर बना है, जिसमें तुलसी के पत्ते, दालचीनी, सौंठ, अदरक एवं काली मिर्च को मिला के तैयार किया गया है। इसके अलावा नए रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं,
उसमें इन्होंने आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक्स भी जीफाट्रोल डेवलप किया है। इसके साथ साथ 2 टैबलेट जीफाट्रोल एक दिन में 500 mg का देने का प्राविधान है। उसके साथ आयुष काढ़ा, संजीवनी बटी, लक्ष्मी विलास रस, ये दवाएं बतलाई गई हैं। जीफाट्रोल में 5 प्रमुख जड़ी बूटियां सुदर्शन घटवटी, संजीवनी बटी, गोदांती भस्म, त्रिभुवन कीर्ति रस एवं मृत्युंजय रस मौजूद हैं, जबकि अन्य 8 जड़ी बूटियां भी इसमें शामिल हैं। तुलसी, कुटकी, चिरायता, कुरुच, दारू, हरिद्रा, अपामार, करंज, मोथा के अंश भी शामिल हैं, जबकि आयुष स्क्वाड में दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च एवं सौंठ का मिश्रण है। संजीवनी बटी गिलोय की छाल से बनाई जाती है। जैसा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निर्देशक ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी तेजी से आ रही है, और मैंने भी इसको फेसबुक पर सूचित किया हुआ था कि ये 25 अगस्त के बाद से ये अक्टूबर तक का पीरियड चलेगा। आयुर्वेदिक जीफाट्रोल 6 दिनों में कोरोना वायरस जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव कर देता है, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भोपाल के डॉक्टरों ने भी इसे आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक्स बतलाया है। जय हिंद, जय मेरी भारत माता। धन्यवाद सर। अब हम इस वेबिनार के कोऑर्डिनेटर प्रदीप गोयल सर से निवेदन करते हैं कि वो आज की गेस्ट स्पीकर के सारे प्रतिभागियों का परिचय कराएं। सभी को नमस्कार। And today we have the honor of having internationally renowned expert in the area of environmental and chemical engineering, Professor P.K. Misra, Honorable Vice Chancellor of Jharkhand Institute of Technology, Ranchi. I extend warm welcome to Professor P.K. Misra in this nation's webinar of national importance. Professor P.K. Misra, being an acclaimed personality, does not need an introduction. However, it is my customary duty to introduce such a distinguished guest for motivating our participants. Professor P.K. Misra is presently working as Vice Chancellor of Jharkhand Institute of Technology, Ranchi. Professor P.K. Misra is former Head of Department of Chemical Engineering at IIT BHU Varanasi. He holds Bachelor degree in Chemical Engineering from IIT Roorkee, Master degree from IIT Bombay, and PhD from IIT BHU Varanasi. Professor Misra has published more than 100 papers in reputed journals and filed 5 patents. He has authored, edited more than a dozen books and contributed score of chapters in books and encyclopedias. He has also successfully completed a sponsored research project and consultancy worth more than 20 crores. Professor P.K. Misra is actively contributing to the area of bioenergy and wastewater treatment in addition to biocompatible materials. Looking to his expertise in the area of wastewater and effluent treatment processes, he was appointed chairman to the committee for formulation of disposal standard to textile industry. Professor Misra and his group is also working for the preservation of the culture of Varanasi through digitization as way and organizing workshop. With this brief introduction, I would like to invite Professor P.K. Misra to kindly address the participants of this national webinar. Over to you, Professor Misra, sir. Thank you very much, Professor Pradeep Goyal, Professor R.S. Misra, Professor A.K. Srivastava, Professor Pathak, Professor Sharma, Professor C.C. Tripathi sir is there, all the distinguished audience and my dear friends. आज का लैंग्वेज क्या रखें? हिंदी रखें, इंग्लिश रखें, मिक्स रखें, कैसा चाहिए? सर मिक्स ही रखें, और हिंदी, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट हो सकता है गाँव वगैरह से भी होंगे। बहुत अच्छी बात है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करूंगा, जहाँ थोड़ी बहुत मजबूरी होगी तो हम इंग्लिश का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे जब भी हमें बात करना है, हम शिक्षक हैं, हम मेंटर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के जिसकी बात हम आज करेंगे, लेकिन उस प्रैक्टिकली उसको दिखाने का, उसको मैन्युफैक्चर करने का जिसने काम किया है वो गौरव सिंह है, वो आज हमारे साथ उपस्थित है। तो मेरे बाद गौरव सिंह कैसे उसने बनाया, कैसे उसके अंदर मोटिवेशन आया,
क्या क्या परेशानियां आई, कैसे इंटरनल दिखता है, कैसे वो काम करता है, ये सारी बातें गौरव सिंह करेंगे। लेकिन मैं शुरू में थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस डालूंगा, थोड़ा सा जानकारी डालूंगा। प्रोफेसर आर एस मिश्रा ने ऑलरेडी आयुर्वेद के बारे में और आयुर्वेद के चिकित्सा के बारे में बहुत सी बातें बताई, वो सारी बातें उपयोगी हैं। लेकिन आज हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे, और हम सब जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के तो कुछ होने वाला नहीं। इन्वायरमेंट का जब लेक्चर देता रहता हूं तो मैं पहले 3 क्वेश्चन पूछता हूं स्टूडेंट से। मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको पता है केवल बंबई जैसे शहर में 2 करोड़ लोगों का खाना केवल चूहे खा जाते हैं? वो देश जहां 140 करोड़ जनसंख्या के लिए किसान 3 गुना पैदा करता है, हम स्टोरेज नहीं कर सकते। आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, AK श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि हमारे अंदर करुणा नहीं है। करुणा नहीं, हमने कुछ सीखने की ठानी ही नहीं है। हम पढ़ के निकल जाते हैं और हमें कुछ नहीं आता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बीटेक करके आता है और घर पे अगर लाइन में थोड़ा फॉल्ट हो जाए और पिताजी कहते हैं जरा देख लो, हाथ पैर खड़े हो जाएंगे और गर्म मतलब कांपने लगेगा। तो कहने का मतलब वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ लर्निंग हो ही नहीं रही है, और केवल प्रैक्टिकली एग्जाम दे के पास हो जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और स्थिति और बुरी हो गई इस पेंडेमिक में, क्योंकि अब हमें तो वर्चुअल लैब करने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा पद्धति में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, और नई शिक्षा पद्धति का शायद इस पे जोर है कि हमें लर्निंग हो। और लर्निंग जब तक प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं होगी तो बीटेक डिग्री, इसीलिए कभी कभी लोग इंडस्ट्री में कहते हैं यार बेहतर है डिप्लोमा वाले को ले लो, इंजीनियरिंग वाले तो कुछ करते ही नहीं। तो हमें एक व्हाइट कॉलर जॉब का जो नशा है उसको खत्म करना होगा और हमें सीखना होगा। तो 3 क्वेश्चन जो मैं पूछता था, तो पहला क्वेश्चन पूछता था, क्या आपको पता है कि केवल बंबई शहर में 2 करोड़ लोगों का अनाज चूहे खा जाते हैं? आप सोचिए। अब इसके बारे में डिटेल नहीं बात करूंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा। नहीं पता है तो नहीं पता। दूसरा मैं पूछता था, क्या आपको वेल और बोरवेल का फर्क पता है? जो नई जनरेशन है उसे वेल और बोरवेल का रियल फर्क इसलिए नहीं पता क्योंकि जब हम वेल होता था तो हम कुएं में से पानी खींचते थे तो श्रम होता था, और 1 बाल्टी पानी भी आता था, वो क्या होता था, इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करता था। जाड़ा है तो गर्म पानी और गर्मी है तो ठंडा पानी। तो वो सस्टेनेबल कल्चर हम कहीं ना कहीं भूल गए और हम एक्सप्लॉयटेशन पे आ गए। बोरवेल क्या है, बटन दबाया, पानी खटखट खटखट टंकी में गया, गर्मी में पानी ठंडा ऊपर गया, ऊपर गर्म हो गया, नहाने गए तो गर्म है पानी, तो क्या पूरा गिरा दो फिर से चलाओ फ्रेश पानी। जाड़े में उल्टा होता है, गर्म पानी ऊपर जाता है और ठंडा हो जाता है, फिर हम गीजर लगाते हैं, और गीजर लगाते हैं तो फिर बिजली बर्बाद करते हैं, फिर प्रदूषण होता है। तो हमारा स्टाइल जो है वो गड़बड़ हो गया। और तीसरा मैं पूछता था, क्या आपको पता है कि एक आदमी या औरत जो स्वस्थ है दिन में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है? और मैं कभी सोचता नहीं था कि मैं भाषण देना शुरू करूंगा और 1 साल 2 साल के अंदर ऑक्सीजन की इतनी बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। 550 लीटर पर डे, और कैसे आता है? और हम क्या करने लगे, एक छोटा सा दीवार खड़ा करने के लिए पेड़ काटने लगे। तो ऑक्सीजन का जो सबसे बड़ा स्रोत था उसको हमने खत्म किया, और रोज खत्म कर रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही एक तरीका था जो ऑक्सीजन की मात्रा आप बढ़ाता है, क्योंकि वी आर जनरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज बीइंग कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो भैया आप थोड़ा सा ध्यान देने का समय आ गया। तो मैं अब शेयर करने जा रहा हूं अपना प्रेजेंटेशन, और आपसे मैं कोशिश करूंगा कि 30-35 मिनट्स में खत्म करूं, क्योंकि उसके बाद गौरव को मैं समय दूंगा। 1 मिनट हमारे साथ वेट करें, और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जब दिख जाए बता दीजिएगा। मेरा शेयर दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, सब दिख रहा है सर। चलिए, तो मैं आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे बात करने जा रहा हूं, और जिस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात होगी वो प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन टेक्निक पे आधारित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। तो प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा था कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ है, एटमॉस्फेयर में है। तो उससे हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, सेपरेशन करना होगा। और सेपरेशन क्या है ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन होता है कि वेदर सेपरेशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉट। तो जनरली ये कहा जाता है कि सेपरेशन स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्योंकि इसमें हमें एनर्जी इनपुट करना पड़ता है, जबकि मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वहां अपने से मिल जाता है। थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में हम बात करें तो सेपरेशन 2 तरह का होता है, एक इक्विलिब्रियम बेस्ड सेपरेशन होता है, दूसरा रेट गवर्न सेपरेशन होता है। अगर हम मेम्ब्रेन से एयर को पास करें और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग करें तो वो हो जाएगा रेट गवर्न सेपरेशन प्रोसेस। लेकिन अगर हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस से इसको अलग करते हैं, जो प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन जो एक तरीका है,
तो वो इक्विलिब्रियम बेस्ड सेपरेशन प्रोसेस है, जहां इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर ही सेपरेशन होता है। प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन का जो सबसे कमी अगर आप कह सकते हैं तो कमी एकमात्र यही है कि हम 90 to 95% से ज्यादा प्योरिटी नहीं क्रिएट कर पाते, जबकि अदर टेक्निक जैसे क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन है, अगर उसमें हम चाहें तो बहुत ज्यादा प्योरिटी मिलती है, लेकिन वो इतना महंगा प्रोसेस है, और दूसरा वो हमें ऑलरेडी स्टील इंडस्ट्री सप्लाई कर रही है, और तभी हमें कंटेनर से लिक्विड ऑक्सीजन मिलता रहा। तो ऑक्सीजन क्राइसिस के बारे में अगर हम बात करें तो नवंबर 2020 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ ने कहा था कि हमारे देश में ऑक्सीजन की इनएडिक्वेट सप्लाई है और बहुत ही कम हॉस्पिटल बेड है, लेकिन शायद हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फरवरी में कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि भैया सुनामी आ रही है कोविड की, फिर भी हम नहीं चेते, और फाइनली कई तरह के वार्निंग में फाइनली हुआ क्या कि कोविड आ गई और कई लोग मरे, एक दो लोग नहीं मिले, पता नहीं कितने लोग इसलिए मर गए क्योंकि टाइमली हम लोगों ने ऑक्सीजन नहीं दिया। और आप बगल में अगर आप ग्राफ दिख रहा होगा कि इंडिया ऑक्सीजन नीड अचानक कैसे बढ़ गई। अप्रैल 10 के बाद अचानक जैसे लगा कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए। लोग इसलिए नहीं मर रहे थे कि कोरोना हो रहा था, लोग इसलिए मर रहे थे कि उनके पास बेड नहीं था, लोग इसलिए मर रहे थे कि हमारे पास ट्रेनिंग नहीं था, लोग इसलिए मर रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था। और ऑक्सीजन भी था तो ऑक्सीजन किस चीज में पहुंचे, हमारे पास सिलेंडर भी नहीं था। तो स्थिति यह है कि हमारे जो इंजीनियर हैं ऑफ गार्ड मारे गए, और इंजीनियरिंग एजुकेशन की तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे ध्यान दे। तो ऑक्सीजन कैसे बनता है, बात आई, मैंने कहा फोटोसिंथेसिस से बनता है, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन से बनता है, प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन से बनता है, मेम्ब्रेन सेपरेशन से बनता है, और बहुत सारे अदर केमिकल प्रोसेसेस भी हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, हम सब जानते हैं कि प्लांट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और मॉइस्चर लेके लाइट के प्रेजेंस में एक तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अपना सेल क्रिएट करते हैं, और जो है ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। ये सबसे बड़ा सोर्स है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का। इलेक्ट्रोलिसिस आप सब जानते हैं कि हम वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, लेकिन ये सारे प्रोसेस इतना ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव है कि और इतना इजी नहीं है कि आप इसको कर सकते हैं। फिर आया क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन, जो प्रोसेस सबसे ज्यादा फेमस है, जिससे लिक्विड ऑक्सीजन हैविंग हाई प्योरिटी बनाया जाता है। और जितने स्टील प्लांट हैं, चाहे झारखंड में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे बंगाल में हो, झारखंड और उड़ीसा ने देश की बड़ी सेवा की है। उन्होंने बहुत ज्यादा आपको ऑक्सीजन दिया है इस पीरियड में। तो लेस देन -300 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाके एयर को लिक्विफाई करना, फिर उसको एडजॉर्प्शन से ही सेपरेट करना है। तो आप समझ सकते हैं जब इतना लोअर टेम्परेचर पर जब हम जाएंगे तो आपका एनर्जी कंजम्पशन कितना ज्यादा होगा। तो ये प्रैक्टिकल केस नहीं है कि हर जगह इस तरह से ऑक्सीजन बनाया जाए। बड़े जगह जहां हाई प्योरिटी ऑक्सीजन चाहिए, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन का हम यूज करते हैं। फिर आता है प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन। ये बेसिकली एडजॉर्प्शन का एक नया तरीका है। अगर कोई केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा या सेपरेशन जानता होगा तो थर्मल पैरामीट्रिक पंपिंग करके एक प्रोसेस होता है। थर्मल पैरामीट्रिक पंपिंग, पीएच पैरामीट्रिक पंपिंग और प्रेशर पैरामीट्रिक पंपिंग। तो क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है तो उस कंडीशन का अगर हम रिवर्स कंडीशन लाएंगे तो डिजॉर्प्शन होगा। तो ये प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन क्या है, जब हम हाई प्रेशर पे एयर को पास करते हैं जियोलाइट कैटलिस्ट बेड में तो नाइट्रोजन एडजॉर्ब हो जाता है और ऑक्सीजन निकल जाता है, जो ऑक्सीजन हमें चाहिए। और जब ये सेचुरेट हो जाता है कैटलिस्ट, तो अगर हम प्रेशर डाउन कर दें उस पर्टिकुलर कॉलम का तो डिजॉर्प्शन हो जाएगा, तो ये रीजनरेशन हो जाएगा। तो एक एडजॉर्प्शन और रीजनरेशन साइक्लिक प्रोसेस जो होता है, इसीलिए इसे प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन कहते हैं कि प्रेशर स्विंग कर रहा है, कभी प्रेशर बढ़ रहा है और कभी प्रेशर घट रहा है। तो दिस इज द प्रोसेस। आप क्या करते हैं, एयर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, फिल्टर के थ्रू पास करते हैं ब्लोअर से, फिर आप ले जाते हैं एडजॉर्बेंट में, फिर वहां से आप अलग करते हो गैसियस ऑक्सीजन को और 94% 95% प्योर ऑक्सीजन आप अपने को यूज करते हो। फिर आता है मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस, और ये डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन यू आर यूजिंग। पहले हम लोग फ्लैट बेड मेम्ब्रेन यूज करते थे, लेकिन अब ज्यादातर हम हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन यूज करते हैं। और यहाँ आपको दिख रहा होगा जो राइट साइड में कैसे जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो रोक लिए जाते हैं और छोटे मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं। तो द पासिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स थ्रू द बैरियर इज जनरली गवर्न्स द सेपरेशन कि कितना प्योरिटी होगी और क्या होगा। तो
देखा ये गया है कि मेम्ब्रेन सेपरेशन के थ्रू हमें 34 से 35% या 40% प्योरिटी मिलती है। ऑक्सीजन 21% ऑलरेडी हवा में है। तो जब हमें कोरोना होता है तो हमारा फेफड़ा कमजोर हो जाता है, इसीलिए हमें हाई प्योरिटी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमें पोर्टेबल ऑक्सीजन चाहिए, घर घर में ऑक्सीजन चाहिए, तो दो ही तरीका बचता था, या तो मेम्ब्रेन सेपरेशन का मॉड्यूल हो या तो प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन मॉड्यूल हो। तो ये देखा गया कि प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन मॉड्यूल विथ गुड कैटलिस्ट, अगर अच्छे कैटलिस्ट हमारे पास हैं, जैसे जियोलाइट कैटलिस्ट अगर सिल्वर का है, लिथियम का है, तो हमें बहुत ज्यादा प्योरिटी मिल सकती है, 98% प्योरिटी मिल सकती है, लेकिन वो महंगा हो जाएगा। तो फिर हमें सस्ता करना है, तो हमें सोडियम जियोलाइट हमने लिया और उसको 13x टाइप का स्ट्रक्चर बनाया। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा हमें काम करना है। तो ये तय हुआ कि अगर हमें अपने घरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाना है तो दो ही तरीका हो सकता है। एक तरीका है कि प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन का हो, दूसरा मेम्ब्रेन सेपरेशन का है, लेकिन यूज के हिसाब से हमें केवल प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन ही सीखना होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए कुछ रेंज दिया। कहते हैं ना, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इज ए सेल्फ कंटेन्ड इलेक्ट्रिकली पावर्ड मेडिकल डिवाइस designed to concentrate oxygen from ambient air utilizing a process known as pressure swing adsorption, and oxygen concentrator produces up to 95% concentrated oxygen। जो मैंने पहले ही बता दिया, ये सेल्फ कंटेन्ड है, बिजली से चलता है, ये मेडिकल डिवाइस है जो हवा से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करता है। प्रोसेस जो है प्रेशर स्विंग है और 95% प्योरिटी तक मिल जाता है, और ये ग्रेटर देन 82% डिलीवरी हम कर सकते हैं। फ्लो रेट पर डिपेंड करता है, और मिनिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन शैल बी मेंटेन्ड एट द मैक्सिमम रेट फ्लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये कंडीशन बता रहा है कि प्रेशर क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, टेम्परेचर क्या होगा, फ्लो रेट क्या होगा कंप्रेसर का। ये सारा ऑप्टिमाइजेशन के लिए डेटा है। हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन एयर में कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कितना ट्रेस अमाउंट है नियॉन, हीलियम, मीथेन का। आर्गन कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम यूजिंग नॉर्मल जियोलाइट, ओनली नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड। So these are the conditions I'm talking about, and as there is a limited time, I'll not go into these details. So here's the maximum percentage of oxygen from a zeolite bed will be theoretically 95.7%. This is the maximum theoretical percentage. तो इससे कम ही होगा प्रैक्टिकल। सो हम 90 से 95% के बीच में ऑक्सीजन को प्योरीफाई कर पाते हैं। सिल्वर जियोलाइट अगर हम यूज करेंगे तो वो आर्गन को भी रिमूव कर देता है, और उस कंडीशन में 98% के ऊपर हम जा सकते हैं, जो मैंने पहले ही बताया था। तो सिल्वर जियोलाइट जो हम लेने जाएंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा, इसलिए लोग उसको अवॉइड करते हैं। तो जियोलाइट कैसा होना चाहिए? जियोलाइट के स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरह के होते हैं। जियोलाइट में सोडियम है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, सिलिका है, ये सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है, और इसमें पोर ओपनिंग है जिससे गैस मॉलिक्यूल जो छोटा होगा वो पास कर जाएगा, जो बड़ा होगा वो ट्रैप हो जाएगा। और एडजॉर्प्शन या तो फिजिकल होगा या तो केमिकल होगा, और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैसेस। तो 4A सबसे कॉमन जियोलाइट है जिसमें पोर ओपनिंग इतनी है, 3A उसके बाद है। ये कितना टाइप कौन सा है और उसका पोर ओपनिंग क्या है। 13X इज ए सोडियम बेस्ड जियोलाइट विद अ डिफरेंट फ्रेमवर्क फ्रॉम A टाइप जियोलाइट, और इसी को जनरली सस्ते जियोलाइट के रूप में हम यूज करते हैं, और ज्यादातर हम बाहर से मंगाते हैं। हमें ऑक्सीजन इनरिच करना है तो ऑक्सीजन उससे पास कर जाए और उसके पोर में नाइट्रोजन ट्रैप कर जाए। तो ये मेन जियोलाइट है। अब इसके हमें लगता है इससे ज्यादा इससे बात नहीं करना चाहिए। 13X, और 13X को और इंप्रूव करना है तो लिथियम हम उसमें आयन से उसे रिप्लेस करेंगे। ये जनरल स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें तो ये जनरल स्ट्रक्चर है। जो आप जियोलाइट कैटलिस्ट लेंगे तो जैसा ये बगल में बाउल में दिख रहा है ऐसा दिखेगा, और उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमें राइट साइड में, लेफ्ट साइड में दिख रहा है, जो बताता है कि जो बड़े बड़े होल्स हैं उससे ऑक्सीजन निकल गया और नाइट्रोजन को हम उसने ट्रैप कर लिया, और जब नाइट्रोजन सेचुरेट हो गया तो हमें रीजनरेट करना पड़ेगा। तो अब कंसंट्रेटर्स आर स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस, जियोलाइट शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। चूंकि हमारा डिवाइस बहुत छोटा है तो उसकी इफिशिएंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इफिशिएंसी बहुत ज्यादा कैसे हो सकती है? आपको 2-3-4 चीजों का ध्यान देना होगा। वो 2-3-4 चीज क्या है कि आपको हाई नाइट्रोजन एडजॉर्प्शन कैपेसिटी चाहिए, तभी प्योरिटी बढ़ सकती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की सेलेक्टिविटी ज्यादा चाहिए,
कि नाइट्रोजन को रोक दे, ऑक्सीजन को पास कर दे। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लोअर चाहिए, और ये रिक्वायरमेंट लिथियम जियोलाइट में होता है या सोडियम जियोलाइट जो 13X टाइप का होता है उसी में होता है। केवल ये दो तरह की जियोलाइट है। अगर जियोलाइट बनाने में भी मदद चाहिए तो हमारे फ्रेंड्स हैं बार्क में, वो इस पर काम करते हैं। वो कभी पूरा सेशन ले लेंगे कि लैब में आप जियोलाइट 13X कैसे बनाएं, क्योंकि बच्चों को ये भी जरूरी है। तो उसके बाद हमें छोटे छोटे बीड्स बनाने होंगे जिनकी साइज 0.4 to 0.6 होगा। तो इस तरह के हमें जियोलाइट को बनाना है। लिथियम जियोलाइट क्या है, मैंने कहा ये इंप्रूव करना है। लिथियम आयन से हमें सोडियम आयन को एक्सचेंज करना है, और जितना लिथियम आयन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बेहतर कब होगा, जब लिथियम 70% से ज्यादा हो, तभी उसका फायदा है। आप अगर इसको नेक्स्ट फिगर में देखें तो आपको क्लियर होगा। और लिथियम जियोलाइट जो होता है करीब 22 नॉर्मल लीटर पर केजी ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है। अगर 1 केजी लिथियम आयन है तो 22 नॉर्मल लीटर को एब्जॉर्ब कर लेगा सेचुरेट होने के पहले। तो उसका सेचुरेशन कैपेसिटी भी हम बढ़ा सकते हैं। अब आप इस फिगर को देखें, यहाँ लिथियम कैटायन ने सोडियम कैटायन को अगर रिप्लेस किया तो अचानक इफिशियंसी कहाँ बढ़ी है। जब 70% इक्विवेलेंट मास लिथियम कैटायन का आ गया तब अचानक हमारा उसका एफिशिएंसी बढ़ गया। और नेक्स्ट फिगर भी यही बताता है, सेलेक्टिविटी भी N2 और OT का तभी बढ़ेगा जब लिथियम आयन मोर देन 70% होगा। तो ये हुआ कि किस तरह का जियोलाइट आपको चाहिए। ये अनाउंस कर दें कि मैं लाइफ मेंबर हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स का। आवाज आ रही है? एक मिनट सर, मिश्रा सर आप अपना माइक्रोफोन बंद करें एक। हाँ ठीक है सर, आ रही है। अब प्लीज स्टार्ट करें सर। चले? हाँ प्लीज स्टार्ट करें। सो 13X टाइप की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आराम से लैब में बन सकता है। इसको हमें सीखना होगा, और इसमें हमें करना क्या होगा, सिलिका और एल्युमिनियम के रेशियो को इंप्रूव करना है। वो हमें 20 के अंदर ले जाना है। जनरली ये 1:35 मिलता है, लेकिन अगर हमें नाइट्रोजन को एडजॉर्प्शन को बढ़ाना है तो इसको 1:13 के आसपास ले जाएंगे तो बेस्ट होगा। और अभी ये आर्केमा नाम की एक कंपनी है जो नाइट्रोक्सी 5 नाम से इस जियोलाइट कैटलिस्ट को बनाती है। तो आपको बड़े आराम से ये कंपनी सप्लाई कर सकती है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि हमारे केमिकल इंजीनियरिंग लैब में या केमिस्ट्री लैब में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में ये जियोलाइट बनाया जाए, और बनाने के लिए एक अलग से सेशन किया जाए जिसमें फिर हमारे और एक्सपर्ट्स हमारे साथ शामिल होंगे। जो सबसे बड़ा फैक्टर कुछ और है जो एडजॉर्प्शन को कम करता है, या कह सकते हैं प्यूरिटी को कम करता है, वो मॉइस्चर है। तो हमें एयर जब भी पास करना है उसमें से मॉइस्चर को हटाना है, क्योंकि क्या करता है जियोलाइट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे उसकी एडजॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है नाइट्रोजन को एडजॉर्ब करने का, वो रिड्यूस हो जाता है और ड्रास्टिक एडजॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाएगा। अगर 5% मॉइस्चर हो गया तो समझ लीजिए बेकार हो गया। इसलिए हमें एक ऐसा फिल्टर लगना होगा जो मॉइस्चर को कंसंट्रेट कर हटा दे। तो बहुत से मेम्ब्रेन भी आ गए हैं जो मॉइस्चर को रिटेन कर लेंगे और एयर को अंदर पास कर देंगे। तो आपको देखना है कि वाटर लोडिंग जब हम 5 to 6% आप दिखा रहे हैं, जहां 5% 4% से ज्यादा हुआ कैपेसिटी एकदम कम हो गई। इसलिए हमें ये देखना होगा कि मॉइस्चर भैया 0 हो जाए, 1% भी ना रहे तो ज्यादा बढ़िया है। दूसरा फैक्टर है ऑयल और टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर। अगर ऑयल आया, ऑयल कहां से आएगा, क्योंकि आप कंप्रेसर यूज करोगे, और कंप्रेसर जब एयर को सक करेगा तो अगर उसमें ऑयल टाइप कंप्रेसर है तो ऑयल आ जाएगा। तो ऑयल क्या करेगा, सॉरी, तो ऑयल बेसिकली आपको कंप्रेसर को जो है एक्टिवेटेड चारकोल एयर प्री फिल्टर लगाते हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंटली एडजॉर्प्शन नाइट्रोजन का अफेक्ट हो जाता है अगर टेम्परेचर बढ़ गया या ऑयल रहा। तो टेम्परेचर बढ़ गया तो डिजॉर्प्शन होने लगेगा। तो हमें इन दोनों कंडीशंस को ध्यान देना है। ये मैंने थियरी की बात बताई आपको। अब मैं थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन करूंगा और उसके बाद मैं ले आऊंगा गौरव जी को आपसे बात करने के लिए। आप 2 मिनट वेट करिए। अभी एक प्रोसेस जो प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन को पूरी तरह एक्सप्लेन करेगा, वो आप एक वीडियो 6 मिनट का मैं दिखाऊंगा, आप उसको देखें
फिर उसके बाद एक छोटा सा क्रूड सेटअप कैसे बनाएंगे वो दिखाऊंगा, फिर गौरव आएंगे जो फाइनल सेटअप कैसे बनेगा उस पर बात होगी। ये एनिमेशन वीडियो है, आप देखिएगा। This air enters the air compression. In this video, we will discuss how medical oxygen is produced in hospitals at low cost. The air that surrounds us contains 21% oxygen, 78% nitrogen, 0.9% argon, and 0.1% trace gases. This air enters the air compression block through a dust filter, which filters the dust particles in the air. The air compressor has a spinning rotor, which is away from the center. Arms with self-adjusting length create cavities of varying size. The incoming air fills the cavity and travels around. As the cavity gets smaller, air pressure goes up. Compressing the air makes the molecules move more rapidly, which increases the temperature of the air. The compressed air is now forced out through the pipe. Moisture in the compressed air used in oxygen plant can cause problems in the operation of the plant and can adversely affect the process. In order to avoid this problem and to supply dry air, an air refrigerant dryer is used. This refrigerant dryer eliminates any water vapor remaining in the compressed air. The warm, moist compressed air enters the dryer, which cools it rapidly, and the water vapor in the air condenses into pure water, which is collected in a water trap. The dry air in the chamber is reheated to room temperature and fed through an outlet. Now the air is allowed to pass through oil coalescing filter, which efficiently removes oil aerosol, wet dust which would come from the lubrication of compressor element, the intake air, and the compressor installation itself. The output air coming from the filter are fed to air receiver. This air receiver acts as accumulator, and the air supplied to this air receiver must be dry. Compressed air from the air receiver is now fed to oxygen generator. This oxygen generator works on the principle of pressure swing adsorption. This pressure swing adsorption technology utilizes the ability of a synthetic material called zeolite molecular sieve to absorb mainly nitrogen molecules from the air at high pressure and release this retained nitrogen molecules once the pressure within the generator is decreased. The pressure swing adsorption generator has two separate adsorption tanks which contains zeolite molecular sieve as adsorber. Dry compressed air from the air receiver is blown through a valve V1 to the first tank, where the pressure is built to reach the operating pressure. As the air passes through the zeolite in the first adsorption tank, the nitrogen molecules get trapped in the pores of the zeolite, while oxygen will pass through the adsorber and exit as product gas. This takes place until the adsorber has reached its maximum adsorption capacity. Simultaneously, the second tank is depressurized to atmospheric pressure by opening valve V4. When the atmospheric pressure is reached, this valve V4 is closed. Just before the zeolite in the first tank becomes saturated with nitrogen, the process switches oxygen generation to the other adsorption tank, that is the second tank. So the inlet compressed air is diverted to the second adsorption tank through valve V2. At the same time, valve V1 gets closed. The inlet compressed air will take so much time to pressurize the second tank. To avoid this time delay, pressure equalization valve, that is valve V6, is opened so that the pressure in the first tank and the second tank equalizes. Now the second tank reaches the operating pressure and starts producing oxygen. A small portion of the generated oxygen of the second tank flows from top to bottom of the first tank, which is required to push out the nitrogen that was trapped in the zeolite. Now, as the pressure inside the first tank reduces, the zeolite loses its ability to absorb nitrogen and starts releasing the remaining nitrogen that was absorbed earlier. This released nitrogen is vented out from the system through valve V3 and the zeolite becomes regenerated. By doing that, the system makes room for new nitrogen molecules to attach to the zeolite in the next adsorption phase. These operations are alternatively repeated in both the tanks, and the pressure is continually swinging between a high pressure at adsorption and a low pressure at regeneration, and hence the name pressure swing adsorption generator. The oxygen produced by the generator is stored in a buffer tank. From the buffer tank, oxygen is taken to the user end through a bacterial filter.
An oxygen analyzer is used to check the purity of this produced oxygen. Oxygen booster is used to increase the pressure of the oxygen to meet various requirements of terminal user, and this oxygen booster is connected to cylinder refilling station where oxygen cylinders are refilled. Advantages of PSA oxygen generator over cryogenic oxygen plant. Investment cost of PSA generator is less than half of that of an equivalent cryogenic oxygen plant. PSA oxygen generator startup time is only 5 minutes. Therefore, depending on the oxygen demand, generator can be switched on and off very conveniently. While cryogenic oxygen plant startup time is around 12 to 16 hours. So, cryogenic oxygen plant cannot be switched on and off very frequently. PSA oxygen generator is very compact size unit and does not need a dedicated manpower. It keeps working round the clock without any supervision. While a cryogenic oxygen plant is very large equipment requiring lot of sophisticated controls and the maintenance cost is also high. So dedicated manpower is needed to monitor the operation of cryogenic oxygen plant. PSA oxygen gas can be stored in a standard economical tank, whereas cryogenic oxygen is to be stored in a vacuum insulated double walled tank. Cost of this storage tank is therefore high. Considering all these advantages, we can say that PSA oxygen generators are best suited for medical oxygen generation in hospitals. By this we come to the end of this video. If you like our video, please click the like button below and make sure to click the subscribe button. इस वीडियो से हमें एक तरह से हॉस्पिटल में कैसे ऑक्सीजन हम जनरेट करेंगे उसके बारे में जानकारी मिली। अब यह है कि छोटा सा अगर बनाना हो तो उसके लिए एक छोटा सा लैब में कैसे शुरू करेंगे, फिर उसको कैसे पैक करके बढ़िया बनाएंगे वो गौरव बताएंगे। तो मैं एक बहुत छोटा सा, हमें लगता है 20 सेकेंड का क्लिप है, उसको और दिखा के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उसके बाद गौरव शुरू करेंगे कि कैसे ये हम एकदम जैसे विदेशों से आता है वैसा कंसंट्रेटर अपने लैब में बना लें, बच्चों से बनवा लें। और हर चीज नहीं बनाना है, कई चीज बनी बनाई आती है, उसको खरीदना है, असेंबल करना है और चीजों को आगे करना है। तो वो गौरव बताएंगे। आप बताइए। बहुत छोटा सा है, एकदम क्रूड। अब आप देखिए इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि कंप्रेसर है, कॉइल है, ऊपर एब्जॉर्बिंग टैंक है, जहाँ ऑक्सीजन का सिचुएशन क्या है, ये सारा चीज पता चल रहा है। आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि इतना, एक फिर से मैं इसे दिखा दूं, एक मिनट। स्ट्रक्चर यही है, देखिए सामने तीनों दो टैंक दिख रहे हैं, कॉइल दिख रहा है, कंप्रेसर दिख रहा है। ये लड़के बड़े आराम से अपने लैब में बना सकते हैं। तो करना क्या है, आपको 2 एडजॉर्मेंट बेड चाहिए क्योंकि हमें बारी बारी से चलाना है। उसको ऊपर बना बनाया बेड के लिए आपको जगह मिल जाएगा। आपको जैसा जियोलाइट चाहिए वो खरीद के उसमें भर लीजिए। कंप्रेसर हमें बेहतर खरीदना है, कैसा कंप्रेसर खरीदना है, कैसा वाल्व लगाना है, ये सारी बातें मैं नहीं करूंगा, ये सारी बातें गौरव जी करेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल जो बेस है और क्यों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ज्यादा से ज्यादा पीएसए बेस्ड बनते हैं, उन सब बातों पर हमने अपनी बात रखी। और बहुत डिटेल में आज मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि इस पे कंप्लीट सेशन होना चाहिए हर एस्पेक्ट पे, तब लड़कों को और बेहतर समझ में आएगा। और गोयल जी से जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था लेट अस स्टार्ट, एक टेम्पो बिल्ड करते हैं और उसके बाद एक एक पोर्शन के लिए एक एक एक्सपर्ट। भाई जियोलाइट कैटलिस्ट कैसे बनेगा तो प्रोफेसर विवेक मिश्रा बार्क से आएंगे, वो बताएंगे। कोई अलग पार्ट कैसे होगा, मतलब अलग अलग गौरव केडिया को हम बुलाएंगे। 5, 6, 7 लोग मिलके आपको बहुत बढ़िया एक क्लास होगी जहां आप सीख के निकल जाएंगे। तो आज हम हमने लगा कि आपको बेसिक्स क्या है, सेपरेशन क्या है, इक्विलिब्रियम में सेपरेशन क्या है, रेट गवर्न क्या है और प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन क्या है, वो क्यों सबसे बेहतर ऑक्सीजन जनरेट करेगा, ये सब बातों पर मैंने बात रखी। और डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। पहले गौरव जी को आप इनवाइट करिए और उनको सुनिए, फिर तब तक मैं आराम करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए अब हम मिस्टर गौरव सिंह का स्वागत करते हैं। गौरव सिंह अभी अलाइविंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और डायरेक्टर हैं।
वे अपने कॉलेज के दिनों से ही इनोवेशन में इच्छुक थे एंड आज तक कई इनोवेशंस की जिसके लिए उन्हें 2006 में प्रेसिडेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। अलाइविंग सॉल्यूशंस की स्थापना 2019 में की। थोड़े ही समय में उन्होंने एक इनोवेशन पंप तेजस का निर्माण किया जिसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ग्रांट अप्रूव किया है। 2020 में जब कोरोना वायरस की महामारी आई तो मिस्टर गौरव सिंह ने प्रोफेसर आर के मिश्रा के अंडर कम समय में ही केमिकल फ्री यूवीसी सैनिटाइजेशन डिवाइस का निर्माण किया जिसमें 3 डिवाइस है। प्रोडक्ट 1 यूवीसी स्टरलाइजर कैबिनेट, प्रोडक्ट 2 यूवीसी एम्बुलेंस/व्हीकल स्टरलाइजेशन सिस्टम एंड प्रोडक्ट 3 अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन सिस्टम। मेड इन इंडिया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इनकी सबसे रीसेंट और इकोनॉमिकल इनोवेशन है और यह प्रोजेक्ट प्रोफेसर आर के मिश्रा और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के दिशा निर्देश में बना है। सर, आपसे निवेदन है कि आप आए और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का डेमोन्स्ट्रेशन करें। अनुष्का, मैं पीके मिश्रा हूँ, आर के मिश्रा नहीं हूँ। बार-बार आर के मिश्रा कह रही हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Sorry, sir. Anushka, please take care. No problem. Yes, sir. जी शुरू करें। जी सभी को नमस्कार, मेरा नाम गौरव सिंह है और मेरे प्रोजेक्ट मेंटर प्रोफेसर पीके मिश्रा सर हैं और उनका नाम आर के मिश्रा डिनोट किया जा रहा था। तो मैं शुरू करता हूं अपना सेशन और जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैक साइड का है, इसका कंप्यूटर का व्यू, ये है इसका फ्रंट व्यू। साथ में बोलते रहे गौरव, ये फ्रंट साइड को दिख रहा है। चलिए हम बोलते हैं आपकी तरफ से, बोलते रहिए। तो ये मैंने बेसिकली ये 2 टाइप्स के मॉडल डेवलप किए हैं। ये वाला मॉडल जो आप देख रहे हैं ये 220 वोल्ट से रन करता है और ये वाला मॉडल जो है वो 24 वोल्ट से रन करता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है के लिए मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी आप फ्रंट लुक में देख लीजिए कि ये इसका जो ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे आपको पावर स्विच है, यहाँ पे जो सिडिस्को की गाइडलाइन है कंट्रोल ऑफ इंडिया की कि मशीन कितनी देर चल रही है उसकी काउंटिंग भी होनी चाहिए रियल टाइम में। तो यहाँ पे आपको मशीन जितनी देर चलेगी उतने 1 घंटे नोट करता रहेगा। ये एनालॉग मीटर है आवर काउंटर का। यहाँ पे 4 टाइप्स के इंडिकेटर दिए गए हैं। एक एयर कंप्रेसर की इंडिकेटर है, सेकंड है O2 वेट, जैसा सर बता रहे थे आप लोग को कि 2 वेट यूज पड़ती है। तो यहाँ पे वेट 1 है और वेट 2 है, इसको A और B से दिखाया गया है। साथ में है AB का पर मींस की जो उसको रिपीट से जब क्लीन करेंगे तो क्लीन करते समय क्या हमारा वाल्व एक्टिव है नहीं है, तो वो आपको ये वाला इंडिकेटर शो करेगा। यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीजन फ्लोमीटर जिसका मार्किंग आपको अगर प्रॉपर दिखे तो सर दिख रहा है क्लियर? नहीं ठीक है, आगे बोलते रहिए। तो आपने फ्रंट बताया, अब वर्किंग कैसे आपको, ठीक है एक बार दिखा लीजिए। आज मैं आपसे चाहता हूं कि आपको कैसे आपने बनाना शुरू किया, क्या क्या सामान कहां से खरीदा, क्या रिसोर्सेज हैं, जिससे जो भी बनाना चाहे वो आपसे हेल्प लेके कुछ काम आगे कर सके। तो आप इसमें क्या क्या डाले हैं, कैसे डाले, इंटरनल दिखा सकें तो दिखा दीजिए, नहीं तो बता दीजिए। सर पैनल तो लास्ट में कर लेंगे, पहले आप शुरू करिए वाल्व से, फिल्टर से, कंप्रेसर से, सब कुछ बताइए। तो आपको खोल के दिखाया जा रहा है। जो लोग इसको सीखना चाहते हैं 2 मिनट समय देंगे। गौरव जी आपको पूरा प्रैक्टिकल कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जब जरूरत होती है उतना तेजी से ये लड़का आविष्कार करता है। यही मैं बता रहा हूँ, ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नहीं है, ये मैनेजमेंट का ग्रेजुएट है, कॉमर्स पढ़ा है। लेकिन आप, यही मैं चाहता हूं कि जो इंजीनियरिंग के मेरे बच्चे निकले वो ऐसा काम करें। पिछले साल जब पेंडेमिक आया तो जितना तेजी से स्टरलाइजर, फुल बॉडी सैनिटाइजर, सारी चीजें फटाफट इसने बनाई। और देखिए ये इंटरनल है। अब इंटरनल में बताओ इसको, देखिए कंप्रेसर जैसे मैं खुला दिखा रहा था आपको छोटा सा, ये अब कैसे कॉम्पैक्ट बनाएंगे उसको देखिए, बताइए गौरव।
सर ये देखिए आपको ये जो पूरा कंप्लीट जो पहला चीज इसके अंदर है वो कैबिनेट है सर। कैबिनेट जो है वो 2 पार्ट डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। कारण क्या था कि ये वाले सेक्शन जो है ये ठंडे होने चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत एनर्जी, बहुत हीट जनरेट होता है, कंप्रेस एयर जो होता है वो बहुत गर्म होता है, तो जो पेशेंट के पास ऑक्सीजन पहुंचता है वो गर्म ना हो जाए, इसके लिए बचाने के लिए हम लोगों ने 2 पार्ट इसको डिवाइड किया है। गर्म ऑक्सीजन से एक नुकसान क्या होगा गर्म एयर से कि नाइट्रोजन रिजर्व भी नहीं होगा, नाइट्रोजन रिजर्व नहीं होगा तो ऑक्सीजन प्योर मिलेगा नहीं, इसलिए चेम्बर को अलग करना है। और जब भी एयर जाएगा ऊपर वाले एडजॉर्बेंट कॉलम में वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, हाई प्रेशर बट रूम टेम्परेचर। बताइए गौरव। हाँ सर, तो पहला तो ये था, इसलिए यहाँ पे जो एग्जॉस्ट लिया गया है वो यहाँ से एयर इनपुट ले रहा है, ये बैक साइड से, यहाँ से हवा लेगा अंदर और ये कूल करते हुए आपको यहाँ इन्होंने कूलेंट की जगह, कूलिंग ट्यूब की जगह इन्होंने, जैसे कंप्यूटर्स में आपको होता है ना एयर फैन लगा देते हैं उसको कूल करने के लिए बॉडी को, वैसे इन्होंने बॉडी में फैन लगाया है। बताइए। यहाँ पे सर आपको ये होल दिख रहा है, ये दिस वन, तो एयर यहाँ से इन करेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा सर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एयर का फ्लो मैकेनिज्म। यहाँ पे सर हमारे जो दिया गया है ये 10 पार्टिकल फिल्टर है जो कंप्रेसर में इनपुट एयर होगी उसको छानने के लिए यहाँ से एयर इनपुट करेगा हमारे कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर में जब एयर कंप्रेस होगा तो वो कंप्रेस होने के साथ साथ गर्म भी हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। उस गर्मी को कम करने के लिए यहाँ पे कूलिंग कॉइल का यूज किया गया है जो कि कॉपर ट्यूब से बनाया गया है। दिख रहा है आप लोग को? हेलो, दिख रहा है गौरव, ठीक है। ट्यूब भी लगा है, कॉपर ट्यूब भी, अच्छी बात है, गुड। दिख रहा है गौरव जी, बिल्कुल। कॉपर ट्यूब से होते हुए एयर इनपुट करेगा हमारे प्रेशर रेगुलेटर के अंदर। ये प्रेशर रेगुलेटर 2 टाइप्स का है। एक तो ये प्रेशर को रेगुलेट भी कर रहा है रियल टाइम में, इसमें जो मैकेनिज्म किया गया है ये जो कंप्रेस्ड एयर के अंदर मॉइस्चर है उसको भी ये सेपरेट करेगा। आपको यहाँ पे वाटर ड्रॉप भी दिख रहे होंगे, हाँ, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर का वाटर मतलब उसके अंदर की जो मॉइस्चर है उसको डीमॉइस्चराइज करेंगे। इसके बाद ये डीमॉइस्चराइज्ड एयर जो है वो इस टी से डिवाइड हो गए ये 2 टाइप्स के 3 पोर्ट 2-वे वाल्व में इनपुट कर रहा है सर। यहाँ पे देखिए टी है, ये इनपुट आया, ये टी से डिवाइड हुआ, टी से डिवाइड होके एक वाल्व ए में जा रहा है, एक वाल्व बी में जा रहा है। ये वाल्व का जो आउटपुट है वो सिर्फ ए के लिए है और ये वाला आउटपुट जो है वो सिर्फ बी के लिए है सर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बैक साइड में दिखाता हूँ। कॉम्पैक्ट है इसलिए उतना क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन वीडियो के माध्यम से दिखाया जा चुका है कैसे कैसे बारी बारी वाल्व खोलेंगे और कैसे पहले एक में जाएगा, जब वो सेचुरेट हो जाएगा तब दूसरे में जाएगा, फिर पहले वाले को रीजनरेट करेंगे। वही सारे प्रोसेस यहाँ पर गौरव ने किया है जी। इसके बाद जब ये एयर इनपुट करेगा यहाँ से 6A के अंदर, तो सर ये पूरा चेंबर बनाया गया है जो कि 6 बेड मॉड्यूलर 6 बेड से फुल किया गया है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि यहाँ से भी 1 इंच गैप है और यहाँ से भी 1 इंच गैप दिया गया है इस चेंबर के अंदर जो एसएस का बना हुआ है स्टील का। ये गैप इसलिए दिया गया है सर कि जो भी इसके अंदर मॉलिक्यूल सिर्फ हम लोग रखेंगे उसके लिए थोड़ा सेपरेट चेंबर रहे ताकि हमें एयर भी प्रॉपर फिल्टर मिलती रहे और साथ में हमें उसका प्रेशर भी पता चलता है। इसके लिए हम लोगों ने ये प्रेशर गेज यूज किया गया है 4 फुट केजी के दोनों चेंबर के लिए। इन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे जैसे आप सर बता रहे थे प्रेशर रेगुलेशन वाल्व, उसका ये काम ये वाला वाल्व कर रहा है। इसका काम क्या है इस वाल्व का, ये वाल्व जो है जब एयर इनपुट करेगा इसके अंदर तो यहाँ से तो नॉर्मल एयर आ रहा है, नॉर्मल एयर इनपुट किया, नाइट्रोजन टू के ऑक्सीजन आगे बढ़ रहा है, ऑक्सीजन आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आया, इसके अंदर ये हमारा ऑक्सीजन टैंक, ये ऑक्सीजन टैंक बीच वाला, ठीक है सर। गौरव ऐसा है कि आप अब ये बताइए, स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, वीडियो से हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है, चीजें दिख रही हैं कि आपके कॉलम 2 हैं, कंप्रेसर है, फिल्टर्स हैं, यूनोकूलर्स हैं, फैंस हैं,
देन ऑक्सीजन मीटरिंग है, सब कुछ है, एनालॉग है, सब कुछ है। तो आपने जब आपके आइडिया आया दिमाग में, तो हाउ यू स्टार्टेड, कहाँ से चीजें मंगाई, क्या क्या किया, वो बताइए बच्चों को। सर जैसा कि हम लोग का एग्रीकल्चर का वर्कशॉप था, तो उसको यूज करते हुए हम लोगों ने ये ऑक्सीजन टैंक और ये मॉलिक्यूलर सीबेड को रेडी किया था। वहां से केमिकल के लिए एक्स्ट्रा केमिकल चेन्नई था, वहां से हम लोग कलेक्ट किए जियोलाइट। और सर इवन प्रेशर ब्रेक जो है वो कोलकाता से बाई फ्लाइट आया हुआ है, क्योंकि उसमें लॉकडाउन लगा हुआ था तो सामान की डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। कंप्रेसर जो है वो पुणे से आया हुआ है। तो ये प्रेशर 2 पोर्ट वॉल जो है सर वो गुड़गांव से ये कलेक्ट किया था। साथ में सर ये तो एयर का तो मैं आपको बता रहा था कि एयर के कैसे फ्लो है। ये सारा जो मैक्सिमम कंट्रोल हो रहा है वो हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू हो रहा है, जिसकी प्रोग्रामिंग मैंने खुद बनाई है। ये इस बॉक्स के अंदर है। इसमें सर आवाज क्लियर नहीं है, अगर आवाज थोड़ा स्लो है गौरव। फ्रंट कैमरा अगर मशीन को ना दिखाकर सिर्फ बातचीत ही की जाए तो शायद वो बेटर है। आप ऐसा करो, मशीन को मत दिखाओ, अब अपनी बात बता दो बैठ के। सर ये मैं इसको ऑन करके बताना चाहूंगा कि ये फाइनल नहीं है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन का था कि इसे स्टार्ट इनिशिएट किया जाए, फिर उसको बेहतर ढंग से और करेंगे डिटेल, तो एक एक सेशन डिटेल होगा। लेकिन आप अब बैठ के बता दो या देख लीजिए एक बार। प्रेशर बढ़ाना और घटाना, एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के लिए प्रेशर रिलीज करना और प्रेशर क्रिएट करना, ये भी जरूरी चीज। टू मेक द प्रोसेस वेरी फास्ट, वो उस तरह का वाल्व इन्होंने यूज किया है। अब गौरव अगर कुछ और बैठ के बता दो, नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर से ज्यादा क्लियर होगा हमें लगता है। बताइए, लोगों ने एक बार देख लिया, लोगों ने वीडियो देख लिया, लोगों ने सेटअप देख लिया, लोगों ने कंपैक्ट देख लिया, लोगों ने एकदम बिखरा हुआ भी देख लिया, बातें भी समझ ली। तो अब आप बताइए। सबसे बड़ी बात है कि जो जिस 10 से 15 लीटर पर मिनट वाला कंसंट्रेटर जो मार्केट में 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपया बनता था, वो 40,000 में तैयार हो गया। वो तब हो गया जब लॉकडाउन लगा था और चीजें आराम से नहीं मिल रही थी। पुणे से कुछ मंगाया जा रहा था, गुड़गांव से कुछ मंगाया जा रहा था, कहीं से कुछ, और जब एक एक पीस आप मंगाएंगे तो आप समझ सकते हैं महंगा मिलेगा। तो अगर हम लोग इंडिजिनस, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, वो तभी होगा जो इंजीनियरिंग के हमारे स्टूडेंट वास्तव में लैब में जाएं, हाथ गंदा करें। बिना हाथ गंदा किए न टीचर सीख सकता है, न स्टूडेंट सीख सकता है। टीचर भी केवल पेपर पब्लिश करने में लगा है और स्टूडेंट भी केवल डिग्री लेने में लगा है, तो काम नहीं होगा। इंजीनियरिंग एजुकेशन हाथ गीला करके गंदा करके होता है। बताइए गौरव जी कुछ और कहेंगे, क्वेश्चन आंसर शुरू करें। सर मेरा स्क्रीन सब दिख रहा है आप लोग को? क्या है आप बताइए। दिख रहा है। हाँ सर, जो मैं वॉल की बात कर रहा हूँ, जो नीचे लगा हुआ वॉल्व है, ये नहीं, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है गौरव जी, सिर्फ आप दिख रहे हो, मुझे लगता है आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं करना तो वीडियो दिखा रहा था, अब शायद दिखाना हो, पहले वीडियो दिखा रहे थे। हाँ सर, तो प्रैक्टिकल लैब दिखा रहे थे अपनी, वो वीडियो नहीं। सर दिख रहा है स्क्रीन? यस यस, दिख रहा सर। जैसे मैं वॉल की बात कर रहा था, नीचे जो लगा हुआ था 3 पोर्ट 2-वे सोलेनॉइड वॉल्व, इसका मैं वर्किंग प्रिंसिपल बताना चाहता हूं बच्चों के लिए। जैसे आप देख रहे हैं सर, यहाँ पे पोर्ट 1, 2 और 3 है। जब भी हम 1 से इनपुट डालेंगे तो ये 2 में जाएगा। मीन्स कि जब नीचे से हम लोग नॉर्मल एयर डाल रहे थे, एटमॉस्फेरिक एयर, वो 1 से इनपुट करेगा और 2 से होते हुए ज्यूलाइट बेड में जाएगा। ज्यूलाइट बेड जब फुल हो जाएगी नाइट्रोजन से, तो वही जब रिपल करेगा नाइट्रोजन, तो वो 2 से 3 के तरफ आएगा फ्लो, एयर का फ्लो। तो ये पार्ट बहुत ही कंपल्सरी है, ये यूज करना ही करना पड़ेगा।
सेकंड सर वाल्व है 2x2 डायरेक्ट एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व, जो कि इक्विलिब्रियम का वर्क कर रहा है। मींस कि जो पीछे से जाके नाइट्रोजन को धक्का मार के बाहर निकालने का काम ये वाला वाल्व कर रहा है। तो ये रीजनरेशन के लिए है, पहला एडजॉर्प्शन के लिए है, दूसरा रीजनरेशन के लिए है। जी 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 बिल्कुल, जैसा सर ने बताया ही है कि जियोलाइट मॉलिक्यूल की बहुत जरूरत पड़ेगी, और कोशिश करेंगे सभी लोग कि 0.5 टू 0.8 mm के जियोलाइट जो ये वाले हथेली में दिख रही है इसको ही यूज करें इस लेवल पे, क्योंकि ये बड़े दाने जो हैं वो बड़े प्लांट के लिए ज्यादा कंफर्टेबल हैं। इसमें आपको ज्यादा अच्छे एब्जॉर्प्शन मिलेगा, जितना महीन दाना होंगे उतने। जैसे सर ने बताया ही है आप लोग को कि नाइट्रोजन रुक जाएगा जियोलाइट के थ्रू और ऑक्सीजन पास हो जाएगा। इसमें इसी टाइप के शिप्स की तरह ये मॉलिक्यूल होता है जिसको यूज करते हम लोगों ने आगे काम किया है। नाम ही मॉलिक्यूलर सिप है, तो मतलब मॉलिक्यूल को छानता है, कुछ को पास करता है, कुछ को रोकता है। ठीक है, आगे। अब ये है एयर फ्लो मैकेनिज्म, जैसा मैं आपको रियल टाइम में दिखा रहा था। हवा जो है फिल्टर से फिल्टर कर लेंगे ताकि इसमें से डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाए। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये कंप्रेसर थोड़ा डेलिकेटेड होता है, क्योंकि ये आपका जो कंप्रेसर यूज किया गया है वो वायरलेस और लो नॉइज का कंप्रेसर है, बहुत कम आवाज करता है ये, और इसके अंदर के पार्ट्स बहुत वो डेलिकेटेड हैं। अगर डस्ट पार्टिकल ज्यादा जाएंगे तो ये डैमेज हो सकता है, इसीलिए इसको पहले फिल्टर करना जरूरी होता है। अब जब कंप्रेसर से कंप्रेस कर लेंगे एयर को, तो कंप्रेस्ड एयर जो है वो बहुत गर्मी पैदा करता है, बहुत गर्म हो जाता है। उस गर्मी को दूर करने के लिए हम लोगों ने वही कॉपर कूलिंग कॉइल का यूज किया था। कॉपर कूलिंग कॉइल से गुजरते हुए इसके टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं, फिर ये आएगा हमारे कम्बो प्रेशर वाल्व में, जहाँ पे इसके मॉइस्चर को सेपरेट करेंगे और साथ में सेट करेंगे नियर अबाउट 40 psi। 40 psi से आगे जाएंगे ये प्रेशर को लिए हुए, तो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है कि ये एयर आया, इनपुट हुआ, ये वाल्व ओपन है ग्रीन वाला, और रेड वाला क्या मतलब है क्लोज। ये इनपुट किया, ये हमारे बेड के अंदर आया, बेड में होते हुए ये आगे बढ़ा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक वाल्व मैकेनिज्म है जो कि सेम वही काम कर रहा है जो आपको मैंने 2x2 के बारे में बताया है। ये एक बार खुलेगा तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ से तो नॉर्मल एयर है, लेकिन जब ये इनपुट होते हुए यहाँ जब बाहर निकलेगा तो ये क्षण के केवल यहाँ पे आपको ऑक्सीजन ही मिल रहा है। तो इस ऑक्सीजन को हम दो पार्ट में यूज करेंगे, एक तो ये पेशेंट के पास चला जाएगा, और दूसरा थोड़ा 2 सेकंड का जो ऑक्सीजन है, टोटल 1 साइकिल में 5 सेकंड के ऑक्सीजन बनेंगे। 3 सेकंड का हम लोग स्टोर करेंगे, और 2 सेकंड से जो सेकंड बेड है उसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने का मतलब क्या है कि जब यहाँ से ये ऑक्सीजन का प्रेशर जो है जब इस साइड से धक्का मारेगा, तो देखिए ये वाल्व क्लोज है और ये ओपन है, तो ये धक्का मारते हुए यहाँ से नाइट्रोजन को फ्लैश आउट कर देगा। वही आप जो आवाज सुन रहे थे हवा निकलने की, वो नाइट्रोजन निकलने की आवाज थी। इसके ये जो वाल्व है, एक ऊपर 2 नीचे, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल यूनिट मैकेनिज्म इजाद की गई है, जिसका कंप्लीट प्रोग्रामिंग जो है वो अवेलेबल है, और किसी को भी कभी भी जरूरत पड़ेगा तो मैं उसे शेयर कर दूंगा। तो वो माइक्रो कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूज करते हुए इन वाल्व को कंट्रोल कर सकता है। साथ में अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन जो है आगे बढ़ेगा। ये हमारा प्रोडक्ट टैंक है जो बीच में लगा हुआ था, आप लोग देखें, तो ऑक्सीजन टैंक में ये स्टोर होता रहेगा, और साथ में जो फ्लो मीटर है, फ्लो मीटर या प्रेशर रेगुलेटर से कितने पेशेंट की नीड है उतना एलपीएम सेट करते हुए प्योर ऑक्सीजन को हम लोग पेशेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो ये है फ्लो मैकेनिज्म। सेकंड है इसका पार्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, मतलब कि एक तो हवा कैसे कैसे काम कर रहा है, और दूसरा कि सर्किट कैसे बनानी है। तो सर्किट के लिए भी बहुत इजी सर्किट है। अब देख रहे 220 वोल्ट लिया गया है, उसको सिंगल रॉकेट स्विच से इसकी सप्लाई 3 भाग में डिवाइड की गई है। एक कंप्रेसर को जा रही है जिसका इंडिकेटर रेड है, एक आवर काउंटर को जा रही है, और एक जा रही है पावर सप्लाई को। पावर सप्लाई जो अब डिपेंड करता है कि आप ये जो वाल्व हैं ये कई वैरायटी में आते हैं। ये 12 वोल्ट की भी होती हैं, 24 वोल्ट की भी होती है, 220 वोल्ट की भी होती हैं। अगर 220 वोल्ट का वाल्व यूज कर रहे हैं तो इस पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 12 वोल्ट का यूज करते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई आएगी। अगर ये 24 वोल्ट का वाल्व यूज करते हैं तो यहाँ पे 24 वोल्ट की पावर सप्लाई आएगी। इस पावर सप्लाई का प्लस जो है वो इस माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल करते हुए हम लोग ये 4 चैनल के रिले मॉड्यूल में इनपुट कर देंगे। देख रहे हैं आप, एक 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है इसको ऑपरेट करने के लिए, और वही 12 वोल्ट आगे बढ़ जा रहा है इन चारों चैनल के कॉमन में। इस कॉमन को एनसी से निकालते हुए 4 पिन निकालेंगे। एक तो जाएगा वाल्व ए के लिए जिसका इंडिकेटर येलो है, दूसरा वाल्व बी के लिए जाएगा जिसका इंडिकेटर येलो है,
और तीसरा इंडिकेटर जाएगा 2x2 डायरेक्ट एक्टिविटी के लिए, इसका इंडिकेटर ग्रीन है। और फोर्थ के लिए ये डीसी कॉमन फैन है। ये जो हम लोग नीचे यूज किए हैं कूलिंग कॉइल, उसको एक्स्ट्रा कूल करने के लिए इस फैन का यूज किया जाएगा। तो ओवरऑल कंप्लीट इन दोनों ही सिस्टम को यूज करते हुए आप कभी भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डेवलप कर सकते हैं। तो यही है इसका। थैंक यू। Thank you very much, Gaurav. I hope you have done a wonderful job and India needs the student like you. हमें इंजीनियरिंग में छात्र चाहिए गौरव जैसे, जो अपने हाथ से कुछ काम करें और जब जरूरत हो। आप सोचिए, लॉकडाउन लगा है, कुछ नहीं मिला है, लेकिन तब भी समय से बन के तैयार हो गया। ये मार्केट में इसलिए नहीं आया है अभी तक, इसलिए कि सर्टिफिकेशन लाइसेंसिंग हम लोगों के हाथ में नहीं है। नहीं तो हम लोग इफेक्टिवली उससे बहुत बढ़िया बनाने के बाद भी रुके हैं। तो आत्मनिर्भर भारत में थोड़ी और काम करने की जरूरत है कि जब इंडिजिनस प्रोडक्ट कोई बच्चा लेके आए तो उसे तेजी से मार्केट में लाएं। तो आज एक कोशिश हुई है कि आपको थोड़ा सा बताया जाए कि कैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बन सकता है। आप सेलेक्टेड स्टूडेंट जिनको ज़्यादा ये सीखना होगा कि कैसे है, तो वो हम 4-5 रिसोर्स पर्सन के साथ एक अलग वर्कशॉप करेंगे, तो आप चीज़ों को अच्छी तरह सीख सकते हो। आज ये जानकारी हमें लगता है कि क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इकट्ठा कर सकते हैं चीज़ें, ये होना चाहिए। और अब चूंकि हम लोग 56-57 साल के हो गए, तो पुराने टीचर हैं, तो हाथ गंदा करने की थोड़ी आदत रही है। तो नए टीचर भी हाथ गंदा करते रहें तो सीखते रहेंगे और लोगों को सिखाते रहेंगे। थैंक यू। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो गौरव जी भी उपलब्ध हैं, हम भी उपलब्ध हैं, पूछिए, नहीं तो कहानी खत्म किया जाए। हाँ डॉक्टर आर के मिश्रा, मैं थोड़ा एक जस्ट एक सजेशन देना चाहता हूँ इन केस इट सूट्स योर इक्विपमेंट। यदि स्लाइड पे आ जाए मिस्टर गौरव, थोड़ा अपने स्लाइड पे आ जाए, फ्लो डायग्राम पर आ जाए। गौरव भाई आप फ्लो डायग्राम पे आइए। पाठक जी बोल रहे थे क्या अभी? जी जी जी, मैं पाठक जी बोल रहा हूँ। अच्छा, आपने बताया था, जो वीडियो आपने दिखलाया था करीब 6 मिनट्स का, उस वीडियो में सिंपल ऑपरेशन दिखलाया हुआ है, जहाँ की आपने एक जो आउटपुट ऑफ कंप्रेसर है वहाँ से आप उसको कूल कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट लगा करके, कूलिंग कर रहे हैं। द आउटपुट ऑफ द कंप्रेसर इज बीइंग कूल्ड इन सम रेफ्रिजरेंट साइकिल। तो मेरे वाले वीडियो की बात कर रहे हैं सर कि गौरव वाली? नहीं, गौरव वाले को ही मैं देख लेता हूँ ना, वो मैं कोड कर दूँ। गौरव जी अपना डायग्राम दिखला दें सर। फिर शेयर नहीं हो रहा है क्या गौरव? शेयर नहीं हो रहा है सर। दिख रहा है सर? स्टिल नॉट कमिंग नहीं। हाँ अब आ गया। हाँ यस यहाँ पर ये जो सर कंप्रेसर आउटपुट जो आप यहाँ सिंपल एक हीट एक्सचेंजर में दे रहे हैं जस्ट कूलिंग के लिए, और आपने बताया था कि यहाँ पर यदि मॉइस्चर अधिक होगा तो हो सकता है कि इफिशिएंसी विल गेट डाउन। बिल्कुल सर। यहाँ पे ये जो मॉइस्चर वहाँ नहीं जाना चाहिए, बेड में, बेड के पहले हटाना है। जी हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो कंप्रेसर का जो आउटपुट है, उस आउटपुट को यदि आप एक ऐसा ही एक चैम्बर लगा दें, वहाँ पर सिलिका जेल जियोलाइट लगा दें, तो दैट विल एब्जॉर्ब 100%, मोस्टली 90% ऑफ मॉइस्चर विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल एंड जियोलाइट फिल्टर हियर इटसेल्फ। और फिर उसके बाद आप यहाँ जो आपने हीट एक्सचेंजर लगाया है, दिस इज ओके, इसको आप रेड कॉपर का लगा दें तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। और हल्का सा यदि और ज़्यादा आप एफिशिएंसी उसको कूल करना चाहते हैं तो एक सिंपल फैन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो वो जो रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते थे पिछले साइकिल में, दैट कैन बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। और जो मॉइस्चर यहाँ पर भी मॉइस्चर आपको एब्जॉर्ब करता होगा, दिस सिलिका जेल एंड जियोलाइट जो आपने एब्जॉर्बेंट डाला है यहाँ पर, ये भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता होगा, और ड्यू टू दैट द एफिशिएंसी माइट गेट डाउन। तो देयरफॉर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, आई थिंक in case we install one more filter here, that filter will be of zeolite and silica. अब फिर इस आउटपुट एयर को आप एक और फिल्टर से पास करा दें, तो जो सिलिका जेल जियोलाइट का जो
डस्ट जो होगा वो डस्ट यहाँ पर इस फिल्टर में आपको निकल जाएगा। तो 3 मॉडिफिकेशंस in case it suits to increase the efficiency that can be considered as you wish because you are the expert of this. तो मैं थैंक यू सैटरडे देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं और इसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आज जो है ज्यादातर क्वेश्चन आंसर उस पे हो, कोई करना चाहे गौरव जी यू कैन शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स because then people will come connect with you and can ask questions. So email ID और फोन नंबर जो शेयर कर सकते हो आप जरूर लिख देना। स्क्रीन पे लिख सको तो लिख दो, जो जिससे लोग आपसे मिले। मेरा कनेक्ट तो है ही, आप भी दे दो, नहीं तो मैं बाद में दे दूंगा क्योंकि चैट बॉक्स में somebody asked कि गौरव जी का कनेक्ट चाहिए। और गौरव जी का कनेक्ट इसलिए चाहिए कि आप कोई भी चीज जब नया बनाने का कोशिश करोगे तो इस तरह के स्टूडेंट्स की जरूरत होती है, कैसे चीजों को इनिशिएट करते हैं, कैसे प्लान करते हैं और कैसे फैब्रिकेट करते हैं। ठीक है? यस सर। Hello. No, just hold for a second. Just hold for a second. Now we should open for the question and answer. And the better way of question and answer is that just you raise your hand or you put your question on the chat box. Let the organizer to take the questions from there and put to the experts, and so that the answer can be. JP Kundra ji, please come out. JP Kundra. Mishra ji, Dr. Mishra, good afternoon, sir. I am from Chandigarh. Sir. I am from Chandigarh and I am working with one of the company which is into solar energy. And we have made a oxygen concentrator by using a vacuum technique. In the reverse vacuum technique, what we use is the first positive half cycle, we get oxygen, but to remove nitrogen, we do not use the oxygen. We use vacuum. For that. Yes, sir. VPSA. Yeah, that is good technique. That is pressure swing means one cycle pressure should be max and second cycle pressure should go down, and vacuum, we are creating vacuum, that is good enough. So you are not wasting oxygen for that. That is again because this boy has not used vacuum, because you know that has been done in very hurry and with cheapest prices. As you induct vacuum, that price will slightly go up. That is the only problem. Exactly, and the output is almost 99% pure oxygen. So along with that, we get less of power usage. So there might be change in adsorbent also. Are you using lithium zeolite? Yes. Yeah. So lithium zeolite can only give more than 98% because it can adsorb argon also. All other zeolite cannot adsorb argon, so they cannot go beyond 95. So if you are getting 98 and 99, means you are using lithium zeolite. So good work you are doing. Thank you. Congratulations. Sir, I would like to share your phone number so that I can send you my video, what we have done. And in case this is possible, I'll show you the model which I have made, and it's very cheap and it can be used on the solar also, solar power. So my WhatsApp number is 9415 301462. Okay. 15. Just a minute, sir. Just a minute. Yes, sir. If you can. Okay, I'm writing in the chat box. Sir, can you repeat your number? 9415 301462. So that is my WhatsApp number. So you can connect with me. And Gaurav has already written his number and email ID for you guys. So my number is also there in chat box now. My request to Kundra ji is that we have created a WhatsApp group for this purpose. So if you put your whatever you are saying, so that it will be beneficial to all the participants, that how your systems are working. So you put your detail also in the chat box, so that if participants want to learn what you have done, that can be possible.
आप भी अपना एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए डिटेल. एंड वी हैव क्रिएटेड one WhatsApp group, so please join through this WhatsApp group, all the participants, and this type of information, whatever we will get from Dr. P.K. Misra, or I'll get from Gaurav ji, or I will get from J.P. Kundra, or anybody else, that we will put to that WhatsApp group, so that every participant will get the benefit of it. Yes, sir. Okay, any other question? Next question. Thank you, Kundra ji. Congratulations. We'll connect. Thank you. Thank you, sir. Anjum Soni, sir. You please. Sir, yeah. Sir, मेरा question is more related with the use of this machine, this oxygen concentrator. हम जैसे जानते हैं कि बहुत ही infectious disease है COVID. एक patient के बाद अगर हमें दूसरे patient के लिए use करना है, और जो मैं बहुत ऐसे lay person समझ पाया कि ये air suck करता है environment से लेके, और उसके बाद ये अंदर filter से जाता है, तो क्या वहाँ पे हम कैसे, मतलब इस चीज का एक डर रहता है कि क्या इसको हम दूसरे पेशेंट पे जब यूज करें तो उससे पहले किन बातों का ध्यान रखें? थोड़ी सी बात है सर, जब भी सबसे बड़ी बात है, बैक फ्लो इज नॉट पॉसिबल, बट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंटामिनेशन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टरलाइज द थिंग्स. उसको स्टरलाइज कर लें, बहुत से डिसइंफेक्टेंट है, आप कर लीजिए उसको, ज्यादा बेहतर सेफ रहेगा, क्योंकि आजकल आप जान रहे हो ब्लैक फंगस का भी प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ भी आ जाता है. तो पहली बात मॉइस्चर को कतई एलिमिनेट करना है, और दूसरी बात कि जब मशीन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे जाए तो हम इसे स्टरलाइज कर लें. स्टरलाइजेशन के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ टेक्निक्स, आइदर केमिकल और अल्ट्रावायलेट. सो आई विल प्रीफर अल्ट्रावायलेट मेथोडोलॉजी फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ दिस थिंग्स. सर, ये जो स्टरलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, ये उसकी बॉडी और कैबिनेट से रिलेटेड है, और अंदर जो फ्लो करके जाता है यार, उसको भी अंदर बैक प्रेशर हो ही नहीं सकता इतना कि अंदर कुछ जाए, क्योंकि प्रेशर से ही आ रहा है, अंदर तक नहीं जाएगा. और जब यूवी से करेंगे सर तो थोड़ा बहुत पेनिट्रेट करेगा. अगर आप जरूरत है तो इंटरनल पर भी यूवी चला सकते हैं, यूवी कैन पेनिट्रेट. अच्छा सर, जैसे हमने कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोक्योर किए, तो उसके साथ में जो हमें कहा गया वो एक्सेसरीज को भी साथ में रिप्लेनिश करना होता है. जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हॉस्पिटल से आ रहे हैं कि वो जितनी एक्सेसरीज जैसे मास्क है, ट्यूबिंग्स हैं, वो पेशेंट को ही खरीदनी पड़ती हैं. तो फाइन, दैट इज वो एक हो जाता है. लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है जो अंदर फिल्टर लगा होता है जिसमें से एयर पास करती है, उस फिल्टर को भी हर बार चेंज करना है. हाँ, उसीलिए you cannot change, you can sterilize that. You please don't, but it's not so cheap that you will change that. You can sterilize that. If required, you can sterilize. Okay, sir. Fine. Thank you, sir. Thank you very much. Next. Thank you. Sir, good afternoon, sir. Sir, my name is Prashant Saxena. I am a PhD scholar. Sir, I want to ask कि अगर हम 2 सिलेंडर की जगह 1 सिलेंडर यूज करें और उसमें ऑटो ड्रेन वॉल्व लगा दें वहाँ पे, तो that can will that work? Basically, what is required, Sinha, you are Prashant Sinha, na? Prashant Saxena. We have to complete adsorption and desorption cycle. Yes, and sir. If we are going to combine adsorption and desorption cycle in a single chamber, yes, that sir, will not efficiently work, because as we keep on adsorbing, then we have to desorb, and for that moment we have to stop the operation. That can also be done, but efficiency will go down and your supply will be affected. Okay. So efficiency will go down in that scenario. Thank you. Now it is Sanjeev Bharadwaj. He wants to ask something. Sanjeev, please. हाँ जी सर, सभी को नमस्कार सर. सर, मेरा क्वेश्चन सर 3-4 हैं सर. पहला है कि रीजनरेशन. सर, मैं काफ़ी टाइम से इस पर काम कर रहा हूँ. क्या आप लोगों ने कभी कि जो आफ्टर सर्टेन लाइफ साइकिल जब जियोलाइट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्या उन्हें रीजनरेट किया जा सकता है सर? मॉइस्चर जब कुछ टाइम बाद चला जाता है, तो क्या ऐसा कोई आपने काम किया है? अभी इस पे इतना कोई काम नहीं हुआ है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है संजीव भाई साहब. दिस इज वेरी गुड रिसर्च वर्क. After certain lifetime, when moisture is there, it is not easy to regenerate so easily. That is why maximum care has to be taken that moisture should not enter into that. We have not worked in that area. जी सर, जी सर. सर दूसरा, सर मैं भी 5-6 महीने से इसे काफ़ी इसको सर्च कर रहा हूँ सर. कुछ खराब यूनिट्स मैंने प्रोक्योर किए हैं. तो सर कुछ लोगों का सवाल यही रहता है कि 13X के अलावा जो कुछ लोग 5A और 4A से जो यूज़ कर पा रहे हैं, वो भी गुड लेवल ऑफ ऑक्सीजन जनरेट कर पा रहे हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत डिफरेंट है सर.
13x से कंपेयर करें तो सर उनसे कितना कुछ मतलब आपने 13x के अलावा उन दूसरे जियोलाइट्स को भी यूज किया है? ज़्यादातर बेसिकली अभी देखिए 13x से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ए टाइप में उतना इफेक्टिवली होता नहीं है। हमें लगता है कि आप कनेक्ट मैं करा देता हूँ विवेक मिश्रा से भारत में। आई होप ही हैज डन लॉट ऑफ रिसर्च इन जियोलाइट, सो भारद्वाज आई विल बी कनेक्टिंग हिम. माय नंबर इज देयर, यू प्लीज सेंड योर नंबर, आई विल कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर ग्रुप हु इज वर्किंग ऑन production and regeneration of catalyst, and that will be a lot of help to you, I suppose. Thank you. जी सर, thank you sir. एंड गौरव सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर इसका जो जियोलाइट का जो आपका क्वांटिटी थी वो कैसे आप डिसाइड करते हैं इसमें कि इस कंटेनर में कितना जियोलाइट आएगा? जियोलाइट की क्वांटिटी जो मैंने यूज़ किया है वो है 20 इंच लॉन्ग, 3 इंच डायमीटर का ट्यूब यूज किया है मैंने। 20 इंच लंबा है और 3 इंच की उसकी डायमीटर है। और इसमें अब सुनिए प्रशांत, fabrication related work has been done by him. All the calculation will be has been done by the group. What amount will be needed, what will be saturation time, when this will be generation, that has been done by the different group. So that I was already talking that Vivek Misra and others, Gaurav Kedia, these are the group who have worked on the life cycle of zeolites. So in the detail, next session will be coming out on these topics. So if the question is over from the Google Meet side, then I will request students that to take the questions from YouTube side if it is there, and we'll put that questions to the expert. नहीं सर, YouTube पे इतने knowledgeable questions नहीं है। knowledgeable questions नहीं है क्या है? सर चलो ठीक है, knowledgeable questions नहीं है। मिस्टर सर ये बताएं, YouTube पे जो भी क्वेश्चन है थोड़ी तारीफ ही है, जितना वो कर पाए वो कह रहे हैं कि अच्छी इनिशिएटिव है, तो लोगों को समझ में आ रहा है और अच्छी चीजों पे काम हो रहा है। क्वेश्चंस उनके पास नहीं है। तो चलिए आज बढ़िया है, आज के लिए बहुत हो गया सर श्रीवास्तव जी। शुरुआत अच्छी रही, हमें लगता है जब डिटेल सेशन होगा तो और डिस्कशन होगा कभी। आज के लिए इसे खत्म किया जा सकता है। हाँ, संकल्प आगे बढ़ो आप। और एक बात मैं ऐड करना चाह रहा था सर कि हमारे प्रोफेसर आर एस मिश्रा जी जो हैं, ये भी हालांकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन इनका ज्ञान बहुत हर फील्ड में है, हर ओर है, और ये भी बहुत हार्ड कोर वर्कर हैं। और ये आपके केमिकल के कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स कलकत्ता के ये मेंबर भी हैं और काफी एक्टिव हैं। ये सीनियर है, दिख ही रहे हैं, इनसे सीखना है ही। And I have published a lot of paper, more than 100 paper in Chemical Engineering Congress, ChemCon. Even in BHU, I met with Upadhyay ji. प्रसन्न उपाध्याय हमारे गुरु हैं सर, वो हमारे गुरु। हाँ, तो उनसे मुलाकात हुआ था 2009 में, 2009-2010 में। उपाध्याय जी अभी भी उतनी ही एक्टिवली हमारे साथ काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी में हम दोनों साथ साथ हैं और अभी भी साथ साथ काम होता है, उन्हीं से सीखते हैं सर। नहीं, डॉक्टर बंसल थे एंड काफी लोग सर नहीं है सर, बंसल सर ने मुझे एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई है सर। हमारे सब गुरुओं को आप जानते हैं, कोई मुझे इंजीनियरिंग सिखाया है, किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया है, किसी ने डॉक्टर यादव फ्रॉम सिखाया है, डॉक्टर यादव फ्रॉम बॉम्बे ICT एंड प्रोफेसर MM शर्मा। संकल्प अब आगे का कार्यक्रम आप लेकर के। सर हमारे पास एक क्वेश्चन है यूट्यूब से। हाउ मेनी डेज इन डॉक्टर पीके मिश्रा सर को और गौरव सर को लगे कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्क्रैच से स्टार्ट किया और कंप्लीट किया? गौरव ही बताएगा। गौरव बताओ। जी सर। समय केवल प्रोक्योरमेंट में ज्यादा लग गया, लॉकडाउन था, सामान मिल नहीं रहा था, उसको हर जगह बंद था, उसमें ज्यादा समय लग गया। नहीं तो अब जो ज्ञान आपके पास है और बस जियोलाइट खरीदिए और आप पार्ट खरीदिए, आप तो दिल्ली में बैठे हो, आप 3-4 दिन में 5 दिन में असेंबल करके खाली हो जाओ। ज्यादा मेहनत नहीं, 1 हफ्ता बहुत है अब आपके लिए, लेकिन गौरव को 1-1.5 महीने से ज्यादा लग गया क्योंकि चीजों को इकट्ठा करना था। 2 दिन सर, 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन में हो जाएगा। वेरी गुड जी ठीक है सर।
धन्यवाद सर, आप दोनों के द्वारा दी गई जानकारी हम सबके लिए काफी जरूरी थी। अब हम डॉक्टर प्रदीप गोयल सर, यूबीए डीटीयू के को कोऑर्डिनेटर और सिविल इंजीनियरिंग विभाग डीटीयू के एसोसिएट प्रोफेसर से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो आके वोट ऑफ थैंक्स दें। Thank you, Sankalp. Good afternoon, everyone. Honorable Vice Chancellor Professor P.K. Misra, Professor R.S. Misra, Dean Outreach and External Activities, Professor Amit Kumar Srivastav, Associate Dean, and my colleagues and participants. It's my privilege to propose a vote of thanks for today's webinar. It's a matter of great privilege for the Center for Extension and Field Outreach for conducting this national webinar on principle and working of oxygen concentrator with demonstration. The topic is very timely as our country is recovering from the second wave of this pandemic. It was indeed a privilege to have Professor P.K. Misra, eminent and renowned personality, who is also a great human being. His insightful lecture full of wisdom and information. I would like to extend very hearty gratitude to Honorable Vice Chancellor Professor P.K. Misra for accepting our invitation and spare a valuable time from his busy schedule to grace this program. Thank you, sir. I express my gratitude to Gaurav Singh, CEO and Director, Alike Solution Private Limited, for sparing valuable time from his busy schedule to grace this program. His presentation on working of oxygen concentration has cleared our doubts and also motivate us to fight with these challenges. I express the deep sense of gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh sir, Professor R.S. Misra sir, and Professor Mr. Srivastav sir, Associate Dean, for his constant support and guidance. I sincerely thanks to Professor C.C. Tripathi, Director UIT Kurukshetra and Dean Faculty Kurukshetra University, to grace this program. I express my heart thanks to faculty member for joining this program. I am thankful to Sri O.P. Gaur Sahab, student volunteer Sankalp, Harshit Anuksa, who put their heart and soul to bring this webinar a real success. I extend my thanks to all participants for joining this webinar. Again, I express the deep sense of gratitude to Professor R.S. Misra and Professor Kabir Srivastav, who put their heart and soul to bring this webinar a real success. Thank you for being with us with this time. It was a great pleasure. We hope to see you soon at our